नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवियों के परिचय की श्रृंखला में मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय पर बातचीत करेंगे। आपके जिन 15 कवियों का अध्ययन आपको करना है, उनमें मैथिली शरण गुप्त एक महत्वपूर्ण रचनाकार है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के नाम से 2 कवियों को अभिहित किया जाता है। एक है मैथिली शरण गुप्त और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 और देहावसान 12 दिसंबर 1964 को हुआ। 78 साल की उम्र उन्होंने व्यतीत की। हिंदी के अत्यंत प्रसिद्ध कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को हम याद करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। दद्दा बड़े भाई को कहते हैं वैसे, तो साहित्यिक जगत के लोग उन्हें दद्दा के नाम से पुकारना पसंद करते हैं, ये सम्मान देना पसंद करते हैं। उनकी कृति भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी, और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी से सम्मानित किया। बहुत बार लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को ये कब दी, इसकी हम चर्चा करें। तो ये महात्मा गांधी ने ये पदवी उनको दी। मध्य प्रदेश का जो संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने ये सजेस्ट किया, ये सुझाव दिया, और वहाँ पर अपने यहाँ पर ये शुरू भी कर दिया उन्होंने मध्य प्रदेश में, कि जो 3 अगस्त का दिन है वो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जयंती दिवस है। इसलिए जन्म जयंती के इस दिवस को 3 अगस्त को पूरे देश में कवि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ऐसा संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया। लेकिन हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 अगस्त कवि दिवस के रूप में हम मनाएं और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं पर चर्चा करें, उनके योगदान की बात करें, उनके राष्ट्रीय विचारों को अपने जीवन में उतारें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार ने सन 1954 में पद्म भूषण जैसे उल्लेखनीय अलंकरण से नवाजा। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय, इसको लेकर के प्रश्न आते हैं तो आप, और ये भी तय है आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाकार लगते हैं, जिन रचनाकारों की रचनाएं हैं, उनके विषय में थोड़ी जानकारी हमें उनके जीवन परिचय के विषय में होनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकार पर तो हमें विशेष रूप से पढ़ना ही चाहिए। मैंने बताया आपको कि इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण कनक और माता काशीबाई की ये तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम सेठ रामचरण कनक, माता काशीबाई, उनकी तीसरी संतान के रूप में ये पैदा हुए। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। रामस्वरूप शास्त्री एवं दुर्गादत्त पंत जैसे विद्वानों ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। उनका संस्कार, उनके द्वारा दी गई शिक्षा का इन पर जीवन भर असर रहा। घर में ही बंगला, हिंदी, संस्कृत साहित्य का अध्ययन इन्होंने किया। मुंशी अजमेरी जी ने इनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में आपने लेखन प्रारंभ कर दिया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली थे। 12 वर्ष की अवस्था में काव्य, क्योंकि घर में ऐसा माहौल उनको मिला, पहली रचना आपने ब्रज भाषा में लिखी, जिसका शीर्षक था कनकलता। ब्रज में लिखना शुरू किया। फिर खड़ी बोली की तरफ आए। खड़ी बोली के सुधारवादी आलोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आ पाए, और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के सुधारवादी काल के जनक माने जाते हैं, उसके मार्गदर्शक माने जाते हैं, उसके सब कुछ कर्ता धर्ता के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को जानते हैं। तो महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के जब संपर्क में आए, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी किया करते थे। विद्यार्थी ध्यान रखें, हिंदी साहित्य की बहुत श्रेष्ठ पत्रिका के रूप में सरस्वती पत्रिका का नाम आता है, और उसमें भी सरस्वती पत्रिका का वो काल जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका संपादन किया, वो अपने आप में उल्लेखनीय काल है। उस समय में मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी के संपर्क में आते हैं और सरस्वती पत्रिका में
मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं छपनी शुरू होती है, उस समय के कवियों के लिए ये उपलब्धि से कम नहीं था कि सरस्वती पत्रिका में उनकी रचनाएं छपें। तो महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के संपर्क में आने से इन्होंने, यानी मैथिली शरण गुप्त ने, खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। राष्ट्र कवि की उपाधि के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप विद्यार्थी रखें। जब श्री मैथिली शरण गुप्त ने सन 1912-13 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया तो उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैली। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासव दत्ता का अनुवाद प्रकाशित इसी समय में करवाया। सन 1617 ईस्वी में महाकाव्य साकेत की रचना प्रारंभ की। साकेत अयोध्या का ही नाम है और साकेत में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा, अयोध्या के परिवार से जुड़ा विषय है, लेकिन दूसरों से कुछ अलग है। संस्कृत की वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस से अलग हट करके ये साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। और इसमें अलग ये था कि उर्मिला के त्याग को रामचरित मानस में और रामायण में भुला दिया गया था। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, उसके प्रति जो उपेक्षा भाव था, उस भाव को इस ग्रंथ ने दूर किया, यानी साकेत ने दूर किया। तो मैथिली शरण गुप्त की ये दृष्टि रही। हम जब इनकी काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो राष्ट्रकवि की उपाधि वाली बात हम कर रहे हैं। चिरगांव में ये स्वतः अपनी प्रेस इन्होंने स्थापित की, अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। 1911 में चिरगांव में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस आपने शुरू की। झांसी में भी 1954-55 में मानस मुद्रण नाम से प्रेस की स्थापना आपने की। साकेत और पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ 1931 में आपने पूर्ण किए। इसी समय वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए। यानी जब महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो इनकी भारत भारती तो थी, साकेत महाकाव्य भी आ गया, पंचवटी भी आ गई। ये सारी रचनाएं उनकी छप रही थी। रचनाओं के कारण मैथिली शरण गुप्त का अपना एक अलग मुकाम बना था, अपना एक अलग कद था प्रतिष्ठित। इस समय महात्मा गांधी के संपर्क में आए। यशोधरा महाकाव्य काव्य भी उनका आ गया 1932 में। राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने फिर भारत भारती को लेकर के और अन्य रचनाएं जो उनकी थी जिनमें राष्ट्रीयता के स्वर थे, इनको लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा से अभिहित किया। तभी से हम इनको राष्ट्रकवि का सम्मान देते आए हैं और सभी इनकी रचनाओं को पढ़ करके महसूस कर सकते हैं कि वाकई महात्मा गांधी ने इनको जो राष्ट्रकवि की उपाधि दी वो सही ही दी। मैथिली शरण गुप्त ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, पद्म भूषण उनको प्राप्त हुआ और राज्यसभा के सांसद भी बने। इनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी आप रखें। 16 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण मैथिली शरण गुप्त को गिरफ्तार किया गया। यानी ये भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, महात्मा गांधी के साथ थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा बनने के लिए साहित्यकारों ने भी कमर कसी थी। उसमें मैथिली शरण गुप्त सक्रिय रूप से सहायक बने। इनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, पहले झांसी में, फिर आगरा ले जाया गया। आप देखें, रचनाकार मात्र कलम नहीं चलाते हैं, जब जब जरूरत पड़ती है समाज के हर व्यक्ति के साथ में खड़े होकर के काम करते हैं। इसलिए उन्होंने आज़ादी के लिए इस लड़ाई में अपना योगदान दिया, जेल भी गए। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय में, क्योंकि जब जेल गए आरोप सिद्ध हो नहीं सके, आरोप सिद्ध नहीं हुए तो इनको 7 महीने जेल में रहना पड़ा, फिर छोड़ दिया गया। सामान्य जीवन जीने लगे, अपनी कविताएं लिखना, अपना काम करना, समाज सुधार के काम करना। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने इन्होंने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने काम किया, डीलिट की उपाधि दी गई। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। ये सम्मान हमारे भारतीय संविधान ने समाज के श्रेष्ठ जनों के लिए रखा। राज्यसभा में वो पढ़े लिखे, बुद्धिमान, विद्वान, कलाकार ऐसे लोग जाते हैं। इस परंपरा का निर्वहन हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि उसमें ऐसे महनीय लोगों को राजनीति के उस प्लेटफॉर्म पे भी अवसर मिलता है। मैथिली शरण गुप्त को ससम्मान 1952 से 1964 तक राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया। 1953 में जब वो सांसद थे,
उस समय भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ उन्हें भेंट किया और हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट से सम्मानित किया गया। वे वहां हिंदू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए। 1954 में साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों उपाधियां उनको मिली। राज्यसभा के सांसद वो रहे। सन 1954 में प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता मैथिली शरण गुप्त ने की। 1963 ईस्वी में इनके अनुज सियाराम शरण गुप्त, वो भी अच्छे रचनाकार थे, उनका निधन हुआ और इससे ये बहुत आहत हुए। कवि भावुक होता है, संवेदनशील होता है। इनके जीवन की ये घटनाएं बड़ी संवेदनापूर्ण घटना, मार्मिक घटना थी। अनुज का अपने छोटे भाई का देहावसान हुआ, इससे टूट गए। अपूरणीय आघात इनको पहुंचा, जिसको ये सहन नहीं कर पाए और 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने से ये साहित्य का जगमगाता सितारा सूरज अस्त हो गया, यानी उनका देवलोक गमन हो गया। 12 दिसंबर 1964 को वह हमारे साथ छोड़ करके गोलोक में निवास कर गए। मैथिली शरण गुप्त के लिए हम कह सकते हैं कि एक रचनात्मक जुनून वाले व्यक्ति थे। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं, अनुदित ग्रंथ लिखकर साहित्य संसार में अपना नाम अमर कर गए। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना, मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित होते हैं। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने ऋषिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहे और चौपाइयां, छप्पे आदि छंद लिखे। ये रचनाएं 1904-05 के बीच वैश्योपकारक कलकत्ता से एक पत्र निकलता था, उसमें बंबई से वेंकटेश्वर पत्र था और कन्नौज से मोहिनी जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, इनमें छपे। उनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती थी। प्रताप ने विदग्ध हृदय, प्रताप जो पत्र है उसमें विदग्ध हृदय नाम से उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। यानी इन्होंने जब हिंदी में लिखा शुरू में, तो ऋषिकेंद्र नाम से हिंदी की प्रारंभिक रचनाएं जो ब्रज में ये लिखा करते थे, तो ब्रज में ऋषिकेंद्र नाम से, हिंदी में मैथिली शरण गुप्त के नाम से, और कुछ रचनाएं इनकी विदग्ध हृदय नाम से भी प्रकाशित होती थी। तो 3 नामों से लिखते रहे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त एक महनीय व्यक्तित्व है। विद्यार्थियों को चाहिए कि उनकी रचनाओं को पढ़ें। वो इतिप्रदात्मक शैली की उनकी रचनाएं, ऐतिहासिक गौरव से जुड़ी रचनाएं, हमारे पौराणिक पात्रों को लेकर के आधुनिक जीवन मूल्यों के साथ में, आधुनिक जीवन पद्धति के साथ में, आज के युग के हिसाब से युग की युगीन परिस्थितियों को लेते हुए युग की मांग के अनुरूप उन पौराणिक पात्रों का प्रसंग लेकर के आना, ये मैथिली शरण गुप्त की बुद्धिमत्ता का परिचय है। उन रचनाओं को आप पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।